आ रही आवाज? यस सर। बोलो क्या पढ़ा रहे थे? क्या कहा? कब एग्जाम हुआ था? अच्छा एग्जाम हुआ था तुम लोग का? लिखना, सवाल लिखो है। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हाँ, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, charges plus q and minus q are placed charges plus q and minus q are placed at points a and b at points a and b at points a and b respectively. Charges plus q and minus q are placed at points a and b respectively, which are at a distance 2l apart, which are at a distance 2l apart, full stop. A positive charge capital Q, a positive charge capital Q, a positive charge capital Q is taken from is taken from point C is taken from point C to D is taken from point C to D. Then find work done. Then find work done in this process. Then find work done in this process. पाथ भी दिया हुआ, इस पाथ से ऐसे फॉलो कर लो। जो भी चार्ज का मूवमेंट हो रहा वो सी आर डी से हो रहा है।
होगा। वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो माइनस दिस पोटेंशियल। फाइनल, हाँ हाँ, वहाँ पे डी पे इतना होगा, फिर सी पे कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ना हो पाएगा। अगर इनसाइड द डाइपोल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर इस पॉइंट पे रखोगे यहाँ पे सी पे, तो इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा? सी पे अगर रख रहे कोई चार्ज, तो इस सी पे पोटेंशियल कितना है? वीसी जीरो है, जीरो होगा ना, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? क्यू इंटू चार्ज कैपिटल क्यू दिया तो क्यू इंटू वी सी, ये भी जीरो होगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? वीडी कैलकुलेट करना। वीडी यहाँ का पोटेंशियल किसके किसके चलते हैं? इसके चलते और इसके चलते, कितना आएगा? यहाँ से डिस्टेंस कितना और यहाँ से डिस्टेंस कितना? तो के क्यू बाई एल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पोटेंशियल आएगा, कितना है पोटेंशियल? -2 kq/3l। तो ये यहाँ का पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी? जो चार्ज क्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो -2 kq/3l से, -2 kq कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 3l। और वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूडी माइनस यूई करने से, यूसी करने से निकलेगा। तो ये तो जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये जो वैल्यू है -2 kq/3l डिवाइडेड बाई 3l, इतने का वर्क डन करना। लिखना, if potential if potential in a region if potential in a region if potential in a region is given by is given by is given by v equals to is given by v equals to 6xy v is equal to 6xy minus y plus 2yz, then find
then find electric field at point at point 1 comma 1 comma 0. Then find electric field at point 1 comma 1 comma 0. ट्राई करो। कितना 5 कुछ डायरेक्शन आया होगा ना। कैसे करें? अरे 20 से तुमको क्या कर ई निकालना है पहले। हाँ तो ई क्या होगा dv बाई डी एक्स से बस एक डायरेक्शन में आएगा, x डायरेक्शन में। ये जो v फंक्शन है y और z का भी फंक्शन है। 6i 5j और 2k में भी हो सकता है। 652 हाँ ठीक है। ठीक है करो करो। x के टर्म में अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट ही कर रही है ना, तो इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 6y होगा कि बस y होगा। यहाँ एक बार चेक करो y कहाँ से आएगा। नहीं वो अलग अलग देखो। ये जब अच्छा एक चीज चलो देखो, एक चीज इसमें देखो, जो भी इक्वेशन है v इज इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz, यही है ना। अब देखो तुम्हें रिलेशन पता है e निकालने के लिए ex का कैसे निकालते हैं, dv बाई डी एक्स। ey कैसे निकालते हैं, dv माइनस dv बाई dy। और ez कैसे आएगा, माइनस dv बाई dz से। ठीक है। अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है ना, v जो फंक्शन है x y z तीनों का, इसलिए तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। कल जो सवाल करवाया था उसमें क्या था, बस x का फंक्शन था इसलिए x कैलकुलेट करे थे। यहाँ पे तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जब ex कैलकुलेट करेंगे, ex जब कैलकुलेट करेंगे तो y एंड z को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। जब ex कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो y और z जो फंक्शन है उसको कांस्टेंट मान लेंगे। सिमिलरली जब ये कर रहे होंगे तो इस केस में x एंड z को कांस्टेंट मानेंगे, और इस केस में x एंड y को कांस्टेंट मानेंगे। सॉरी, x एंड y को कांस्टेंट करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो ex कैलकुलेट करोगे, ex कैलकुलेट करोगे, देखो इसमें हमने क्या करा, अगर y को कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। सिमिलरली अगर इसको कांस्टेंट मान रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। यानी ये पूरे इक्वेशन में यही एक फंक्शन है x का, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 6y। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 6y आएगा जब x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो। सिमिलरली ey कैलकुलेट करते हैं। अब ey कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसको किसको कांस्टेंट मानेंगे, x और z को। x और z को कांस्टेंट मानोगे तो इसमें y है
तो इसको जब डिफरेंशिएट करो तो आएगा -6x, ठीक है, माइनस या +1, +1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बाहर वो अंदर जाके प्लस कर देगा। यहाँ से क्या आएगा -2z, ठीक है। जैसे अगर 5x रहता है ना, इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या बाहर आता, 5। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, जब y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म को कांस्टेंट मानेंगे, तो कांस्टेंट वाला टर्म पूरा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो 6x, माइनस साइन बाहर था तो माइनस यहाँ पे दिखेगा। फिर y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, और माइनस के चलते ये क्या हो गया प्लस। सिमिलरली 2yz है तो y डिफरेंशिएट करोगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आएगा इतना। और नेक्स्ट है ez, बताओ कितना होगा। जेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो कितना होगा -2y। अब यहां से ई वेक्टर लिखोगे तो ई वेक्टर होगा ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। अब जो भी वैल्यू निकालो x y और z का पुट कर दो, वहां से ई आ जाएगा। लेकिन तुमसे किस स्पेशल पॉइंट पे पूछा गया, कौन से पॉइंट पे, 110 पे पूछा गया। -110 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी -6। जब 1 रखोगे तो कितना होगा ये -6 दिखेगा। और इसमें 1 रखेंगे x की जगह पे 1, और यहाँ पे कितना, ये आएगा -5, इसकी जगह पे -2, तो वैल्यू रख दो -6i -5j -2k, माइनस कॉमन कर सकते हो, 6i + 5j + 2k, ये तुम्हारा आंसर है। हो गया। नेक्स्ट लिखोगे, बिहेवियर हेडिंग है ये। अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, देखो कंडक्टिंग स्फीयर के चलते जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है। अगर उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। मतलब इनसाइड में कभी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है ना। जैसे अगर नॉर्मल स्पेस में देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे इस जगह पे कंडक्टर रख दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन किधर भागते हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। मतलब अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पोर्शन पे कौन जमा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं तो इधर डिफिशियंसी होगा, तो इधर क्या बनेगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है ना, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा,
इधर से इधर, यानी इस डायरेक्शन में। तो देखो जब हमने रखा था तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट हुआ जो इसके अपोजिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके चलते इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर का, देखना। when a conductor when a conductor is kept when a conductor is kept in an electric field when a conductor is kept in an electric field, charges are arranged in such a way that charges are arranged in such a way that net electric field inside the conductor net electric field inside the conductor is zero. हो गया, फुल स्टॉप, लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी near surface of the conductor is directly proportional to surface charge density. Is directly proportional to surface charge density. Is directly proportional to what? Surface charge density. देखो कैसे, जब हमने प्लेट के बारे में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है तो इधर कहीं भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो कितना आता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहीं भी अगर कैलकुलेट करते तो कितना आता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अरेंजमेंट इस तरीके का हो जाएगा। अगर बाहर किसी पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसे पता करेंगे, जैसे अगर इस पॉइंट पे तुम हो तो ये जो कर्वेचर है ना तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर जो भी सरफेस है स्फीयर का, उसके अगर बहुत नजदीक पहुंच जाओगे तो जो कर्वेचर है वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अगर कर्वेचर नेग्लिजिबल हो गया तो ये फ्लैट प्लेट की तरह दिखेगा, और फ्लैट प्लेट के एक्सटर्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जो भी चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ पे, जैसे जो भी अरेंजमेंट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो, लिखना। कंडक्टर इज used to kept conductor is used to kept sensitive instrument due to its shielding effect this is called electrostatic shielding. This is called electrostatic shielding. लिखना, फुल स्टॉप देकर के लिखना। when हाँ उसी के साथ, when a sensitive instrument is kept in a cavity
when a sensitive instrument is kept in a cavity inside a conductor, it is not affected by it is not affected by it is not affected by external electric field. It is not affected by external electric field. ठीक है, तो जैसे अगर कोई कंडक्टर है तो इसका प्रॉपर्टी क्या था कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखेगा तो हो क्या रहा है ना, अरेंजमेंट हो रहा है चार्जेस का। अगर हमने यहाँ पे एक कैविटी बना दिया, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट रखना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में कैविटी बनाते हैं और उसमें रख देते हैं। तो हो क्या रहा है ना कि जैसे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखोगे तो खराब हो जाएगा, तो हमें उससे बचाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रख देंगे। इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखोगे, इधर बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास होगा तो चार्जेस का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आएगा तो फिर इधर तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ब्रेक हो गया तो उसका इफेक्ट इस कैविटी तक नहीं आ पाता, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचा तो फिर कैविटी में भी नहीं पहुंचेगा। और जब कैविटी में नहीं पहुंचता है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखते हैं वो क्या रहता है, सेफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, बिहेवियर ऑफ, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट हेडिंग है बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर, behavior of insulator behavior of insulator in an electric field, behavior of insulator in an electric field। अब देखो, इंसुलेटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा। तो पोलर वाले में क्या होता है ना, पहले से जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, ऐसे वो क्या बोलेंगे हम, पोलर बोलेंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पहले से ही क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आयंस है उनमें सेपरेशन होगा। तो वैसे जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होता है उसका सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, ठीक है। और जब सेंटर कोइंसाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। तो लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक there are two types of dielectric number one, polar पोलर में लिखना, centers of centers of centers of centers of negative and positive ion, centers of negative and positive ion do not coincide with each other, do not coincide with each other, ठीक है। तो अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। सेकंड लिखना, नॉन पोलर, नॉन पोलर में लिखना, बस वो जो डू नॉट है उसको हटा दो, डेफिनेशन सेम रहेगा, पिछला वाला जो डू नॉट है वो हटा सकते हैं।
गया लिखना। अब देखो, अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, क्या होगा अगर यहाँ पे रख रहे हो तो जैसे अगर नॉन पोलर है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कोइंसाइड करके रहेगा, ठीक है। जैसे इस फील्ड में रखोगे, एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल अगर दो इससे बना हुआ है तो क्या होगा, ये जो भी पॉजिटिव वाला पोर्शन है उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव वाला है उसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कुछ देर बाद जो इसका शेप है ना वो इस तरीके का हो जाएगा, कुछ देर बाद ये शेप चेंज होकर किसके कैसे हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, और ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ते जाएगा, ई जितना इंक्रीज करोगे सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का सिचुएशन, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लिखना when a dielectric is placed in when a dielectric is placed in is placed in is placed in an electric field, in an electric field polarization takes place, polarization takes place polarization takes place because because force act in different direction, because force act in different direction on positive and negative ion, on positive and negative ion, लिखना। in this case net electric field, in this case net electric field is equal to is equal to is equal to sum of is equal to sum of external electric field, sum of external electric field and electric field produced and electric field produced due to polarization, and electric field produced due to polarization, and electric field produced due to polarization। देखो जहां पे हमने रखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ठीक है, और पोलराइजेशन के चलते कुछ इस तरीके कॉम्बिनेशन बन रहा, तो इस कॉम्बिनेशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ, इसको ईपी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे, ये जहां पे रखा हुआ है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना होगा, ई नेट जो होगा वो होगा ई माइनस ईपी, और ये जीरो नहीं होता है, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी आयंस है वो बाउंडेड है, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन थे ना वो फ्री थे, उनका मूवमेंट होता था इजिली, यहाँ जो आयंस है वो क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड होने के चलते इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इतना नहीं हो पाता है, ताकि इसको कैंसिल आउट कर दे। और जो पहले से पोलराइज्ड है उसका क्या होगा, अगर जो डाइलेक्ट्रिक पहले से पोलराइज्ड है उसमें क्या होगा, उसमें ईपी की वैल्यू और ज्यादा होगी, ठीक है ना। जो जो डाइलेक्ट्रिक पहले से पोलराइज है, मतलब ये जो था प्लस माइनस कोइंसाइड कर रहा था तो वो ऐसे चेंज हुआ, ठीक है ना, और ये किससे आ रहा था, नॉन पोलराइज से, ये पहले नॉन पोलराइज था बाद में क्या हुआ, पोलराइज हुआ।
अभी दूसरा जो टाइप बताया उसमें क्या बताया, पहले से ही अगर पोलराइज्ड होगा तो क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो और बढ़ेगा, बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, और इंक्रीज होगा, यानी इस ईपी की वैल्यू क्या होगी, और इंक्रीज हो जाएगी, तो जो नेट आएगा ना वो ज्यादा इफेक्टेड होगा। आ रही बात समझ में? चलो तो ये सारे बिहेवियर और प्रॉपर्टीज याद रखना। एक नेक्स्ट एक और हेडिंग लिख लो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन। लिखना, it is a phenomena, it is a phenomenon, it is a phenomenon, phenomenon during which, it is a phenomenon during which a dielectric medium, a dielectric medium, a dielectric medium loses its property, loses its property, loses its property and become conducting, and becomes conducting, and becomes conducting on application of, on application of, on application of, on application of external electric field, on application of external electric field, full stop देना, लिखना, the minimum electric field, the minimum electric field, the minimum electric field which is required, which is required, which is required for dielectric breakdown, which is required for dielectric breakdown is called breakdown electric field, is called breakdown electric field, is called ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका थोड़ा सा पहले ही समझा चुके हैं कि अगर रखोगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ और दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो, ठीक है। और ये दोनों अब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्सटर्नल फोर्स इनके इंटरनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर ये सेपरेट हो गया तो एक आयन बना इधर, और ये एक सेपरेट हो गया इधर आयन बना। तो ये जो दोनों आयन होंगे अब एयर में या जो भी मीडियम होगा उसमें फ्री घूमेंगे, ठीक है। तो अगर ये फ्री घूम रहे हैं तो किसी भी मीडियम में अगर आयन फ्री घूमते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली घूमते हैं, वैसे मीडियम को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग मीडियम। तो पहले ये था क्या, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा था। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट कर दिया जिसके चलते क्या हुआ, ये इससे सेपरेट हो गया। और जब आयंस फ्री फॉर्म में मिलते हैं तो मीडियम कैसा हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। फैन में यूज होता है इसका, एक्चुअली इसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना। देखो कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको चार्ज दोगे, किसी कंडक्टर को अगर चार्ज करते हैं तो क्या होगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा। जैसे ही चार्ज दोगे तो क्या करेगा,
अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अलग अलग केसेस में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रहा, साथ ही साथ जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगा। अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो एक्चुअली में होता क्या है, पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज 0 है, क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही चार्ज को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा साथ ही साथ पोटेंशियल भी आएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस पॉइंट का पोटेंशियल या फिर सरफेस पे जो पोटेंशियल वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और स्फीयर के हमने केस में देखा था कि स्फीयर के केस में अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, के क्यू बाई आर। ठीक है, और सरफेस पे जाओगे तो रेडियस के बराबर। ठीक है, तो अगर क्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। क्यू को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो भी इंक्रीज हो रहा है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमने कंडक्टर को ऐसा रखा है, स्फेरिकल रखा है। अगर कंडक्टर स्फेरिकल नहीं होता तो सेम सिचुएशन होता, बस ये सारे कांस्टेंट चेंज हो जाते। सिचुएशन सेम होता, क्यू इंक्रीज करते भी इंक्रीज होता, लेकिन जो कांस्टेंट आता ना, ये स्पेशल केस है किसके लिए, स्फीयर के लिए। इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, जब हम कंडक्टर लेंगे दूसरे शेप का तो उसके लिए कुछ और कांस्टेंट आएगा। तो वो जो कांस्टेंट है ना, वो बोला जाता है कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर का क्या होता है, जब हम उसको चार्ज सप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और वो रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है कि अगर चार्ज सप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। तो हमेशा जब डायरेक्टली साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो लिखना व्हेन व्हेन when charge is supplied when charge is supplied when charge is supplied charge is supplied to a conductor, its potential increases its potential increases its potential increases that is V is directly proportional to Q, that is V is directly proportional to Q। इसको हम क्या कर रहे हैं, Q सप्लाई कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे V देख रहे हैं, Q बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है। तो ये लीनियर रिलेशन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर लीनियर नहीं रहता तो ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा होता ना, V इज इक्वल टू या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, तो जब इसको पलटते तो क्या हो जाता, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। ये कब लिख पा रहे हैं, जब रिलेशन कैसा है, लीनियर है, और लीनियर रिलेशन के चलते हम ये लिख पाते हैं। अब इस साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, और C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी कैपेसिटर तक पहुंचे नहीं है, कंडक्टर से फिर कैपेसिटर बनाएंगे। यूनिट क्या होगा इसका, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम, हाँ ओम, कहाँ से बना रहे हो कूलम ओम, कुछ भी है, साइंटिस्ट नहीं बनना। देखो इस फॉर्मूले से अपना एक बना सकते हो, लेकिन जिसने इस पे काम किया था ना, उसको ऑनर देने के लिए इसका जो भी यूनिट है वो उसके नाम पे जानते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जब उसको ब्रेक करोगे तो वो दिखता है एक्सेलेरेशन और बाकी सारी चीजों के फॉर्म में, मीटर और सेकंड के फॉर्म में। वैसे यहाँ से अगर लिखोगे तो सी का लिख सकते हो कूलम्ब पर वोल्ट। यहाँ से अगर लिखोगे तो क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट। तो यूनिट अगर लिख रहे हो तो कूलम्ब पर वोल्ट लिख सकते हो, लेकिन ऑनर देने के लिए इसको क्या बोलते हैं, फराडे नहीं फराड। क्या बोलते हैं, फराड। फराडे और फराडे में हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। फराडे किसका यूनिट है, चार्ज का। वैल्यू कितना होता है 96500। मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं,
1 फेराड बोलते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? 1 फराडे, ठीक है। और यूनिट अगर किसकी बात हो कैपेसिटेंस की तो फराड बोलेंगे। फराड भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ये जो यूनिट होता है ना 1 फराड, वो बहुत ही बड़ा होता है। मतलब 1 फराड अभी तक कैपेसिटर, अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर अर्थ के साइज का ले लोगे तो भी 1 फराड तक नहीं पहुंचेगा उसका कैपेसिटेंस। अगर कोई कैपेसिटर अर्थ के साइज का भी ले लोगे और उसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो वो 1 फराड के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही कम होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसलिए जनरली जब सवाल देखोगे ना तो उसमें जो भी यूनिट दिया रहेगा कैपेसिटेंस का वो माइक्रो में देगा, माइक्रो में देगा या फिर नैनो में देगा, कि नैनो फेराड या फिर माइक्रो फेराड सवाल में देख सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम यूज क्या करेंगे, माइक्रो फेराड, म्यू एफ या फिर एनएफ, इस तरीके का यूनिट दिखता है क्वेश्चन में। और लिखना, इसमें लिखना कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 पहला लिखना, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, shape and size of the conductor, shape and size of the conductor, ठीक है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे, वो भी बताएंगे कैसे डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 लिखना, नंबर 2 पे लिखो सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। नंबर 3, नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, presence of another conductor near given conductor, presence of another conductor near given conductor। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, हमेशा 2 कंडक्टर होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वो 2 इसलिए रखते हैं ना, तीसरा जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है या जो भी डिपेंड कर रहा है उसको जस्टिफाई करता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी में लिखना, नोट में लिख दो, ये नोट में capacitance does not depend on, capacitance does not depend on, capacitance does not depend on charge, depend on charge and potential, charge and potential of conductor। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे देखते हैं ना कि सर यहाँ सी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी अगर फॉर्मूला से लिखते हैं तो क्यू बाई वी आ जाता है, तो पक्का चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो डिपेंड करेगा। नहीं, जब चार्ज बढ़ाएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग वी भी बढ़ जाएगा। जैसे ही चार्ज बढ़ाते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, वी भी बढ़ता है। ये रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और उसी को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं, क्योंकि इस रिलेशन से यहाँ तक पहुंचे हैं, उल्टा नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला देख के मत बता देना कि क्यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यू बढ़ाते हैं तो वी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लिखना, लिखो फाइंड, फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड सवाल ही है, फाइंड कैपेसिटेंस of a spherical conductor, find capacitance of a spherical conductor, find capacitance of a spherical conductor having radius r, having radius capital R, radius capital R, kept in air, kept in air। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
कभी भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है ना, किसी भी कैपेसिटर का या फिर किसी कंडक्टर का, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसको चार्ज मेथड बोलते हैं। क्या यूज करेंगे? कभी भी सवाल में पूछे कि बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, कंडक्टर हो या फिर कैपेसिटर हो, अभी तक हम लोग कैपेसिटर के पास पहुंचे नहीं है। अभी कंडक्टर दिया हुआ है, कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका रेडियस कितना है, आर है, और एयर में रखा हुआ है, यानी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नॉट होगा। ठीक है, अब हमें यहां से इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो चार्ज मेथड में होता क्या है ना, अपने मन से इसको कुछ चार्ज दे देते हैं, अपने मन से क्या करेंगे, इसको चार्ज दे देंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, चार्ज मेथड है। एक और मेथड होता है एनर्जी मेथड, वो बाद में पढ़ेंगे थोड़ा। तो चार्ज मेथड में क्या होता है ना, इसको चार्ज दोगे, तो जैसे ही इसको चार्ज दोगे पूरा का पूरा चार्ज कहाँ दिखेगा, स्फेयर पे, और स्फेयर पे चार्ज दिखेगा, उसके चलते क्या आएगा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू होती कितनी है, सरफेस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो के क्यू बाई आर, या फिर के को चेंज कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विथ Q इज इक्वल टू सी वी। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कौन से इक्वेशन से, Q इक्वल टू सी वी से। मैंने अभी जस्ट समझा ही रहे तो बताए थे ना कि जो भी V के साथ कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो C का वैल्यू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी जब भी कोई भी कैपेसिटर होगा या कैपेसिटर बनाएंगे, वो साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर रेडियस इंक्रीज करोगे सी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे, बाहर पे जो मीडियम है उस पे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे एयर की जगह कुछ और होता तो ये वैल्यू अलग होता, तो वैल्यू अलग होता तो ये चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने बोला सी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। रेडियस बढ़ाओगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मीडियम अगर बदलोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी। हम लोग एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो दो तो यहाँ साफ साफ दिख गया, दो चीजें कौन कौन सी साफ साफ दिख गई, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा जो है, तीसरा क्या बताए थे, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर नियर द गिवन कंडक्टर। ठीक है ना, अगर दूसरा कंडक्टर रख रहे हो तो क्या होगा। अब देखो यहाँ इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इधर पूरे स्पेस में। ठीक है, पूरे स्पेस में हो रहा है, मतलब यहाँ भी एनर्जी स्टोर होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब हम क्या करते हैं ना, एक दूसरा कंडक्टर इसके पास रख करके जो भी रीजन है उसको कन्फाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्रॉपर रीजन में बने। हरी बात समझ में, क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अगर इसके साथ एक और स्फेयर रख दे, ठीक है, बाहर इधर एक और कंडक्टिंग स्फेयर रख दे, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस रीजन में बनेगा। यानी जो एनर्जी पहले इधर पूरा में स्टोर हो रहा था वो एनर्जी अब कहाँ स्टोर होगा, इसी रीजन में स्टोर होगा। और सारी एनर्जी जो बाहर की पूरी एनर्जी है ना वो सबकी सब कहाँ जाएगी, इस रीजन में आएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, इधर आ गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया उसके चलते क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी हर जगह क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे ही हमने एक दूसरा कंडक्टर रखा, अब यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, गायब हो गया। गायब क्यों हुआ ना, क्योंकि इधर पे एक अरेंजमेंट हुआ चार्ज का, उस चार्ज अरेंजमेंट के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनना था वो कहाँ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। तो पूरा का पूरा जो इन्फिनिट तक एक्सटेंडेड था वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्टोर हो गया, इधर की तरफ आकर के। तो एनर्जी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर डेंसिटी बढ़ रहा है उसके साथ वी इंक्रीज होगा। ठीक है, वी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने जो चार्ज दिया था वो इंक्रीज नहीं हो रहा, हमने चार्ज वही रखा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया इस रीजन का। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हमने क्या करा ना कि जो भी हमारा फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू CV का, ठीक है, उसके चलते क्या होता है कि Q को कांस्टेंट रखते हैं, V में वेरिएशन आता है, तो क्या होगा, C में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अगर V में वेरिएशन आ रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब C क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। हाँ, कुछ भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें चेंज आ रहा है। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ दूसरा कंडक्टर, ये कंडक्टर था, हमने क्या करा,
दूसरा कंडक्टर रख दिया, उसके चलते क्या चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है। तो जो तीसरा प्रॉपर्टी लिखाए थे, जो भी चेंज था कि दूसरा कंडक्टर अगर एक कंडक्टर के पास रख दोगे, उससे भी इफेक्ट क्या होगा, कैपेसिटेंस अफेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको चार्ज दे दिया था, चार्ज दिया था, फिर बाहर और कुछ नहीं करा था, एक कंडक्टर लाके रखा था। तो कंडक्टर लाके रखोगे तो इसका चार्ज थोड़े खत्म हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, लेकिन v चेंज हो रहा है, तो अगर v चेंज हो रहा है तो c क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो c पे भी डिपेंड करता है। चलो, तो यहां से तुम्हारा बनेगा कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटर। सर अगर सरफेस ऑफ द सरफेस से अगर मतलब इंफिनिटी तक लिया गया तो? क्या लिया गया इंफिनिटी तक, सर सरफेस से अगर मतलब डिस्टेंस बोल रहे हाँ सरफेस से इंफिनिटी। डिस्टेंस इंफिनिटी पे लोगे ना, तो सी फिर चेंज नहीं होगा ना। अगर इंफिनिटी पे रख दिए, इंफिनिटी पे रख रहे हो तो जो भी तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम टू सेम रहेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो पोटेंशियल इफेक्ट नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल इफेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर सी कांस्टेंट रहेगा। सर वैक्यूम में भी सेम है? हाँ, वैक्यूम में भी वही रहेगा। बोलो और कुछ। जब वैक्यूम और एयर रखते हैं ना तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। चेंज कब करेगा, जब उस वैक्यूम को वाटर मीडियम से कन्वर्ट चेंज कर दो, या फिर केरोसिन से चेंज कर दो, तो वहां एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, तब चेंज होगा। ये तो बाकी सारा चीजें वही रहता है। कंडक्टर रखने का प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है। दूसरा कंडक्टर रखने का मतलब क्या है कि उसके चलते क्या होगा, उसके चलते होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है। जो दूसरा कंडक्टर रखोगे ना उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तो जो इफेक्ट होगा वो इंटरनल वाले पे होगा। चलो, कैपेसिटर में लिखना, अ डिवाइस, अ डिवाइस, अ डिवाइस which is used, which is used to store electrical energy, which is used to store electrical energy, which is used to store electrical energy. It is made of, it is made of, it is made of two conductors, two conductors, two conductors separated by, separated by some distance, separated by some distance, ब्रैकेट में लिख दो, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है जो भी तुम्हारा कैपेसिटर है उसमें। लिखना। नेक्स्ट, there are different types of capacitor, there are different types of capacitor, there are different types of capacitor. Number one, spherical capacitor, spherical capacitor, spherical capacitor, इसके नीचे एक नोट लिखना, सिंगल स्फेयर या सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, single spherical conductor also act as, single spherical conductor also act as a capacitor, act as a capacitor whose second conductor, क्या लिखा रहता है, act as a capacitor whose second capacitor is assumed to kept at infinity. Second
कैपेसिटर बोले हैं, अच्छा सेकंड कंडक्टर बोले थे, सेकंड कैपेसिटर नहीं कंडक्टर लिखना। सेकंड कंडक्टर is placed at infinity, is placed at infinity। देखो कैपेसिटर बनने के लिए अभी मैंने क्या बोला, कम से कम कितने कंडक्टर होने चाहिए, 2 कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। अगर इन दोनों को पास में रख रहे हो तो एक पे प्लस चार्ज आएगा। वो मैकेनिज्म अंदर का पूरा डिटेल में नहीं देखने जा रहे हैं क्योंकि क्या क्या अंदर होता है उससे मतलब नहीं है। हम ऐसे अरेंज करेंगे कि यहाँ ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इस पे कितना आएगा, प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू। चार्ज इक्वल, अभी वो लिखाएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अब स्फेरिकल कंडक्टर जो है ना, वो एक स्पेशल केस है कि एक कंडक्टर रखते हैं तो भी उसको क्या मानते हैं कि इसको कंडक्टर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर बोलेंगे। अब इसको कैपेसिटर क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि अभी हमने इसका कैपेसिटेंस निकाला, इसके चलते अभी हमने क्या करा, कैपेसिटेंस निकाला, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो हम क्या मान रहे हैं ना कि इसकी ही तरह एक दूसरा कैपेसिटर रखा गया है कहाँ पे, सॉरी दूसरा कंडक्टर रखा गया है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। मतलब ये तो था ही, तो ये फर्स्ट है, दूसरा कहाँ पे है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे, ये वाला इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, नंबर 2। और इसके चलते कैपेसिटेंस इतना आ रहा है, यानी पूरी की पूरी जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में हो रही होगी। बस ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है। बाकी जो भी तुम्हारा अभी सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे या फिर जो पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट या सिलिंड्रिकल के केस में डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। दूसरा टाइप लिखोगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। थर्ड वन, थर्ड वन में लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड वन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यही तुम्हारे सिलेबस में है भी। हमें स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल क्या करना है, नहीं पढ़ना, उसका कैपेसिटेंस पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक जो फॉर्मूला बताया वो उसको याद रखना, स्फेयर के लिए कितना होता है। बाकी बाकी सारा जो हम बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, पैरेलल प्लेट के लिए करेंगे। तो पैरेलल प्लेट के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना होता है उसका, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो सारा कैलकुलेट करेंगे। फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्या क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।